अध्याय 28। मार्थेविस कब्रिस्तान तक पहुंचने में लगभग 3 घंटे लगे। एयरशिप और वार्क होल को आर्केनियम में व्यवस्थित किया गया था, इसलिए यह कोई गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन यह भी काफी दूर था। वार्क होल पर चढ़ने और ट्रांसफर स्टेशन पर जाने के बाद बाक्यू सियोल ने 1 घंटे के लिए ट्रेन ली। उसके बाद भीड़ के कारण वार्क होल पर 30 मिनट तक इंतजार करना पड़ा और अंततः बस में 1 घंटे के बाद वहां पहुंचने से पहले। तुम भाग्यशाली हो छात्र। इस स्थान के लिए मूलतः कुछ ही बसें थीं। आपको लगभग घोड़े की सवारी करनी पड़ी। बाक्यू सियोल ने हंसते हुए सहमति व्यक्त की। यदि समय गलत होता तो उसे घोड़े की सवारी करनी पड़ती। पृथ्वी की तरह सभी भूमियां सुरक्षित नहीं थीं, इसलिए हर जगह सड़कें नहीं थीं। एथा वर्ल्ड में घोड़े अभी भी परिवहन के मुख्य स्रोतों में से एक थे। मार्थेविस कब्रिस्तान में पहुंचने पर उन्होंने पाया कि वहां उम्मीद से कहीं अधिक लोगों की भीड़ थी। आधे भाड़े के सैनिक थे और आधे 2-3 स्तर के नौसिखिया जादूगर थे। बाकी व्यापारी थे जो भाड़े के सैनिकों के साथ युद्ध सामग्री और राक्षसी लाशों का व्यापार करने आए थे। इतने सारे लोग क्यों हैं? यह अजीब था कि कब्रिस्तान में इतने सारे लोग थे। गेम में एनपीसी के अलावा कोई नहीं था। शुरुआत में काले जादूगरों के खिलाफ तीसरे महान युद्ध के दौरान अधिकांश कब्रिस्तानों को नेक्रोमेंसर की बार-बार उपस्थिति के बाद शुद्धिकरण से गुजरना कानूनी तौर पर आवश्यक था। अरे ऐसा है, इस स्थान को शुद्ध नहीं किया गया है। क्यों? बाक्यू सियोल के पास सड़क पर एक साहसी व्यक्ति से पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और अंततः उत्तर सामने आ गया। अगर हम इसे शुद्ध करें तो कोई भूत नहीं रहेगा, है ना? तब कोई वैम्पैट नहीं होगा जो घोंस खाता हो, और फिर कोई शिकारी मछली नहीं होगी जो वैम्पैट खाती हो, ठीक है? ओह, मैं समझ गया। भाड़े के सैनिकों के रूप में हमारा मुख्य शिकार शिकारी मछली है। लेकिन यदि शुद्धिकरण के कारण घोल गायब हो जाते हैं तो वैम्पैट गायब हो जाते हैं और शिकारी मछलियां गायब हो जाती हैं। फिर क्या होता है? पड़ोसी गांव में कारखाने और वहां के व्यापारी भाई जो हमारे शिकार को खिलाते हैं, उनका क्या होता है? संक्षेप में कहें तो क्षेत्र का शुद्धिकरण, घोल का विलुप्त होना, वैम्पैट का विलुप्त होना, शिकारी मछली का विलुप्त होना, भाड़े के कर्मचारियों की नौकरी का नुकसान, व्यापारियों की नौकरी का नुकसान, छोटे व्यापारियों की भूख से मौत, दुनिया का अंत। यह इस तरह होगा। क्या अब तुम्हें समझ आया? हाँ। अंत में कहानी इस क्षेत्र के स्थानीय लोगों के इर्द गिर्द घूमती है, जो हंगामा मचाते हुए चिल्लाते हैं, ओह, हम सभी भूख से मर रहे हैं। इसने पवित्र साम्राज्य के अधिकारियों को संपर्क करने से रोक दिया। इसके बारे में सोचें, कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद एथा वर्ल्ड में कई कब्रिस्तान क्षेत्र थे। बाक्यू सियोल ने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्हें खेल में इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि यह कितना यथार्थवादी था। वह नहीं जानता था कि इसके पीछे कोई कारण था और यह कितना हास्यास्पद तार्किक था। फिर भी क्या नेक्रोमांसर को डरावना नहीं माना जाता है? वैसे भी इतने सारे लोगों के साथ किसी को भी ढूंढना काफी कठिन है। शायद ये बेहतरी के लिए है। इतने सारे लोगों के होते हुए हमले को रोकना आसान होगा। उसने एक और राहगीर को रोका और पूछा, अरे, क्या तुमने किसी जादूगर को मेरे जैसा कोट पहने देखा है? स्टेला कैडेट्स, ठीक है। इन दिनों उनमें से बहुत सारे हैं और निस्संदेह मैंने उन्हें आज भी देखा। उनमें से एक झुंड कब्रिस्तान में जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि होन बियोन, ईजेल और फ्लेम के समूह के सदस्य पहले ही शिकार पर जा चुके थे। शायद वे भी शिकारी मछली का शिकार करने के लिए उत्तरी जंगल में गहरे चले गए थे। बाक्यू सियोल ने स्वयं उनकी तलाश करने का निर्णय लिया। मार्थेविस कब्रिस्तान, सावधानी, अकेले प्रवेश न करें। मुश्किल। चीखने, चिल्लाने और लहराते पुराने संकेतों को नजरअंदाज करते हुए वह जंग लगे लोहे के गेट से गुजरा और अंदरूनी हिस्से में प्रवेश कर गया, जहां नम पहाड़ी हवा उसके फेफड़ों में भर गई थी। जैसे ही वह बेस कैंप से थोड़ा आगे बढ़ा, लोगों की संख्या तेजी से कम हो गई और उसे केवल सभी प्रकार के जानवरों और पक्षियों की चीखें सुनाई दे रही थीं। पेड़ की शाखाओं से टकराने वाली हवा की आवाज एक रोते हुए भूत की तरह लग सकती है, लेकिन एथा वर्ल्ड में यह एक वास्तविक रोता हुआ भूत हो सकता है,
इसलिए किसी को सावधान रहने की जरूरत है। चीख। जंगल में किसी चीज के हिलने की आवाज आ रही थी। बाक्यूसियोल ने अपनी अभिव्यक्ति सख्त कर ली और तेजी से पेड़ों के समुद्र की ओर भाग गया। यह एक शिकारी मछली है। यह एक अनोखा राक्षस था जो हवा में उड़ता था और अपनी तैरती हुई विशेषताओं के कारण मछली जैसा दिखता था। लंबी दूरी की हमले की तकनीक के बिना वह हवाई युद्ध में कमजोर था। हालांकि अगर इलाका ऊंचे पेड़ों से भरा था तो उसके पास एक मौका था। कुरकुरा कियाग। गहरे रंग की शल्क वाली 2 मीटर लंबी मछली अपने नुकीले दांतों को उजागर करते हुए बाक्यूसियोल पर झपट पड़ी। शिकारी मछली की जीभ असामान्य रूप से तेज और लंबी होती थी। स्लैश। इसकी जीभ उसकी गर्दन की ओर चली, लेकिन ऊपर की ओर चढ़ने के लिए उसने पहले ही फ्लैश का उपयोग कर लिया था। उस स्थिति को बनाए रखते हुए उसने टेरिपोन तलवार को नीचे गिराया और एक बार फिर फ्लैश का इस्तेमाल किया, जिससे ब्लेड प्राणी की गर्दन में घुस गया। फू वो किया, ये चिल्लाया और संघर्ष किया। दुर्भाग्य से ये तत्काल हत्या नहीं थी। वह तलवार को बहुत अधिक मोड़ने का जोखिम नहीं लेना चाहता था। उसने उस पर बार बार वार किया, लेकिन वह उसे मारने में कामयाब रही। आह! गड़गड़ाहट। उसकी पीठ से एक जबरदस्त झटका लगा और उसे तुरंत उल्टी होने लगी, लेकिन वह तुरंत एक तरफ लुढ़क गया। शिक। उसकी जीभ, जो एक तेज सुई की तरह थी, उस स्थान को छेद गई जहां वह 1 सेकंड पहले खड़ा था। बाक्यूसियोल ने तुरंत अपनी तलवार घुमाई और उसकी जीभ काट दी। पियाग। इससे और अधिक विचित्र चीख निकली। इसे मारना कठिन था, लेकिन अब ये कोई खतरा नहीं था क्योंकि इसके हमले के साधन पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। पेड़ों के बीच चमकते हुए वह जीव के ऊपर चला गया और अपनी पूरी ताकत से अपनी तलवार उसकी आंख में घुसा दी। गड़गड़ाहट। कौशल EXP बढ़ गया। स्टेट EXP बढ़ गया। वह जमीन पर प्रीडेटर मछली की लाश के साथ जोर जोर से सांस ले रहा था। आह! ये बहुत मुश्किल था। शिकारी मछली लेवल 2 राक्षस थी। यह अग्नि गुण वाली छिपकली के समान श्रेणी का था, लेकिन इससे निपटना कठिन था। इसके पैमाने सख्त थे। ये लंबी दूरी तक हमला कर सकता था और हवा में भी उड़ सकता था। हवा पर नियंत्रण अभी भी थोड़ा कठिन है। जंगल का इलाका वास्तव में उसके लिए बहुत फायदेमंद नहीं था। यदि वह फ्लैश को थोड़ा सा भी नियंत्रित करने में विफल रहता तो वह घातक रूप से घायल हो जाता, इसलिए उसकी मानसिक शक्ति अधिकतम तक बढ़ गई थी। अपने बट को हिलाने और उठने के बाद उसने शिकारी मछली के शरीर को नष्ट कर दिया और मेनाकोर को बाहर निकाल लिया। आमतौर पर लाश के महंगे हिस्सों को जमे हुए लकड़ी के बक्से में रखा जाना चाहिए था, लेकिन समय नहीं था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, कुछ आधी खोदी गई कब्रें दिखाई दी। इस बीच उसे वह मिल गया जिसकी उसे शुरू से तलाश थी। अन्य समाधि के पत्थरों के विपरीत, एक समाधि का पत्थर काफी आकार का है। सेटिंग के अनुसार ये कहा गया था कि यह एक कब्रगाह थी जहां एक जनरल को दफनाया गया था। उस पर लिखे सभी अक्षर मिटा दिए गए थे। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वह जानकारी को अपने सेंटियंस पेक से देख सकता था। मेरे पास मायू से उनकी तरह कंकाल सेना को भारी मात्रा में नष्ट करने की शक्ति नहीं है। यदि उसने मायू से उनकी तरह लड़ने की कोशिश की, तो यह उस कब्रिस्तान में अपनी कब्र की इच्छा रखने के बराबर होगा। हालांकि ऐसा नहीं था कि कोई रास्ता नहीं था। आइजेल अनुपस्थित मन से क्लब के नेता काशिफ डेरेक की बात सुन रहा था। क्या आपने मानचित्र पर दिखाए गए क्षेत्र पर ध्यान दिया? हमें ये जानकारी एक भाड़े के सैनिक से पहले ही मिल गई थी, जो 7 वर्षों से कब्रिस्तान में तैनात था। हमारी योजना उत्तरी पहाड़ी शिखर पर जाकर कम से कम 3 शिकारी मछलियां प्राप्त करने की है। आप लोग। वह ड्रोनिंग करता रहा। क्लब नेता विशेष रूप से मुखर थे। हालांकि आइजेल ने बातचीत की उपेक्षा नहीं की। ये सुनना ही अच्छा नहीं था। स्टेला में विशेष क्लब लीडर के पद के पास छात्रों को वास्तविक राक्षस शिकार पर नेतृत्व करने का अधिकार था। योजना को पूरी तरह से रेखांकित करने के बाद काशिफ डेरेक ने आइजेल की ओर देखा। आइजेल, बस हम पर भरोसा रखें। हम हर चीज का ध्यान रखेंगे। वह फिलहाल किसी भी क्लब की सदस्य नहीं थी। ये शिकार यात्रा एक क्लब में दूसरे वर्ष के वरिष्ठ द्वारा की गई रिक्ति के लिए एक अस्थायी अनुवर्ती थी।
एक आवश्यकता के रूप में इस शिकार के बाद उसे क्लब गतिविधियों में शामिल होना पड़ा। उनके बिना भी कई नए खिलाड़ी इस क्लब में शामिल हुए। विशेष अभियान अविश्वसनीय रूप से असामान्य थे, जिससे वे काफी लोकप्रिय हो गए। एक क्लब में शामिल होना और वरिष्ठ सदस्यों के साथ शिकार करना एक भाग्यशाली अवसर था। क्या आप समझते हैं? हम पर विश्वास करें, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है। इस क्लब का नेता काफी अप्रिय था। काशिफ डेरेक, वह विस्काउंट परिवार डेरेक्स का सबसे बड़ा बेटा था। उसने सुना कि एक सफल व्यावसायिक उद्यम के बाद वे प्रसिद्ध हो गए। डेरेक भी अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि का हवाला देकर आइजेल को लुभाने का प्रयास कर रहा था। वह बेहद गरीब थी। आइजेल को स्कूल में बहुत कष्ट सहना पड़ा, फिर भी उसकी शक्ल इतनी चमकदार और दीप्तिमान थी कि वह लड़कों के ध्यान को नजरअंदाज नहीं कर सकी। उन्हें खुलेआम उस पर हमला करने की आदत हो गई थी। उसका रवैया हमेशा ऐसा लगता था कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, और यद्यपि यह काफी परेशान करने वाला था, उसने इसे कभी नहीं दिखाया। छात्रवृत्तियों के लिए उपलब्धियां अर्जित करने के लिए शिकार करना आवश्यक था, और बहुत कम क्लब उसे लेने के लिए तैयार थे। प्रथम वर्ष के छात्र स्वयं क्लब नहीं बना सकते थे। ऐसे क्लब जो बाहर शिकार जैसी गतिविधियों के लिए विशेष अभियान की अनुमति देते थे, काफी कठिन थे। अगर उसे यहाँ से निकाल दिया गया, तो अगली बार ऐसा नहीं होगा। बस 3 साल तक सहन करो। इस बारे में सोचते हुए आइजल मुस्कुराने पर मजबूर हो गई। जम्हाए, हम कब जा रहे हैं? चुप रहो, मूर्ख। क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि इनमें से प्रत्येक ब्रीफिंग कितनी महत्वपूर्ण है? मुझे पता है, लेकिन हम एक ही बात को कितनी बार दोहराएंगे? ऐसा नहीं है कि मैं जानने का नाटक कर रहा हूँ। पास ही कुछ बेकार की बातें हो रही थीं। आइजेल को अंदर से थोड़ा आश्वस्त महसूस हुआ। सीनियर्स डॉक चेओल ग्वांग और बान डी योन, वे समूह के एकमात्र सदस्य थे जिन्होंने उसे केवल प्रथम वर्ष की जूनियर के रूप में देखा, न कि देशद्रोही की संतान के रूप में। आइजेल को उनके आसपास सहजता महसूस हुई। क्या, डॉक चेओल ग्वांग, क्या आपको लगता है कि आप उस रवैये के साथ वास्तविक मुकाबले में लंबे समय तक टिक पाएंगे? क्लब लीडर काशिफ डॉक चेओल ग्वांग के व्यंग्य पर गुस्से से गरजे, लेकिन उन्होंने इसकी उपेक्षा की और इसके बजाय अपनी विशाल मांसपेशियों को लचीला कर दिया। बस चलो, बाकी सब छोड़ें और आगे बढ़ें। अचानक खड़े होकर वह काशिफ के बिल्कुल नियोजित मार्ग के विपरीत दिशा में जाने लगा। अरे, इंतजार, यह आपके नेता का आदेश है। आह, वह मूर्ख। चलो बस उसका अनुसरण करें। हम सभी पुजारी हैं, इसलिए हमारे एकमात्र शूरवीर को खोना मुश्किल होगा। ओह, शूरवीर की भूमिका असामान्य थी। प्रत्येक 10 जादुई सेनानियों में से केवल एक के लिए जिम्मेदार था। कुछ जादूगरों को सामने युद्ध करने की आशा थी। वर्तमान में क्लब में आइजेल सहित 4 सदस्य थे। उनके बीच कम से कम एक शूरवीर होना सौभाग्य की बात थी। चिंता मत करो आइजेल, वह बेवकूफ जो भी करेगा, तुम्हारे वरिष्ठ उसे संभाल लेंगे। हाँ, मैं समझता हूँ। सीनियर ने चाहे कुछ भी किया हो, वह बस जल्दी से शिकार करना चाहती थी। उसने अपना डंडा लिया और डॉक चेओल ग्वान का पीछा किया, जो पहले से ही जोर जोर से शोर मचा रहा था और चीजों पर जोरदार प्रहार कर रहा था। डॉक चेओल ग्वान को मैजिक फिस्ट फाइट दृष्टिकोण, एक प्राचीन तकनीक, के लिए एक असामान्य प्राथमिकता थी। हालांकि उन्होंने बेक्यू सियोल की तरह वीरता का अनुसरण नहीं किया, लेकिन वे मजबूत विचारों वाले एक विशिष्ट व्यक्ति थे। भले ही किसी की मुट्ठी के चारों ओर एक जादुई चक्र के साथ लड़ना अन्य जादू की तुलना में कम प्रभावी था, उसकी असाधारण सजगता और शारीरिक क्षमता के कारण व्यवहारिक प्रशिक्षण में उसके ग्रेड दूसरे वर्ष के छात्रों के बीच लगातार उच्च थे। हेलो, तुम जानवर, तुम क्या कर रहे हो? सब कुछ तोड़ रहे हो। ओह, क्षमा मांगना। हाँ। डॉक चेओल ग्वान की मुट्ठियां कठोर और विनाशकारी थीं, और बिजली की छलांग के साथ उड़ने वाली शिकारी मछली को रोकने की उनकी कोशिशों ने आसपास के वातावरण को नुकसान पहुंचाया। हालांकि ईजेल लगातार बदलते इलाके और बाधित दृश्यों से निराश था। एक शूरवीर के साथ और उसके बिना एक पुजारी की प्रभावशीलता में अंतर स्पष्ट था। यदि एक पुजारी को कास्टिंग के लिए पर्याप्त समय दिया जाए तो वह अत्यधिक शक्तिशाली जादू का उपयोग कर सकता है।
बूम! आसमान से बिजली की 6 धारियां गिरी, जिससे 6 शिकारी मछलियां प्रभावित हुईं। सभी 6 तुरंत मारे गए। चटकना! ओ, अरे, नवसिखुआ बहुत अच्छा है। काशिफ, जो तेजी से जादू कर रहा था, अचंभित रह गया और डॉक चेओलगुआन खुशी से मुस्कुराया। यह उस तरह का जादू नहीं था जो आमतौर पर प्रथम वर्ष में जादू किया जा सकता है। ढलाई की गति, विध्वंसक शक्ति और परिशुद्धता दोषरहित थी। वाह, क्या हमें कोई सचमुच अच्छा नवसिखुआ मिला है। यह आसान होना चाहिए। बान डी योन ने मजाक किया और आइजेल की पीठ थपथपाए, और आइजल मंद मंद मुस्कुराए। इस स्तर पर शिकार करना आसान है। वह तीसरी श्रेणी की जादूगरनी थी। पर्याप्त समय दिए जाने पर वह इस लेवल 2 शिकार क्षेत्र में आसानी से सफलता हासिल कर सकती है। उन्होंने इत्मीनान से खोज जारी रखी। डॉक चेओलगुआन के शारीरिक दृढ़ संकल्प ने उन्हें आगे बढ़ाया। बूम! गड़गड़ाहट! पास में एक जबरदस्त शोर हुआ। जाहिर तौर पर यह भाड़े के सैनिकों का काम नहीं था। आइजेल मन तरंगों और शोर के आधार पर पता लगा सकती थी कि वे उसके जैसी ही क्षमता वाले जादूगर थे। ये तीव्र जुनून से भरी लड़ाई जैसा लगता है। ऐसा लग रहा है कि कोई आसपास है। आइए अपना चेहरा उजागर करें और चले जाएं। अगर हमारे शिकार के मैदान एक साथ मिल गए तो यह अप्रिय होगा। क्या आप सहमत हैं, नेता? ओह, हाँ, चलो ऐसा करते हैं। वास्तव में, डॉक चेओलगुआन ने लड़ाई में पार्टी का नेतृत्व किया, जबकि बान डी योन ने निर्णय लिए। काशिफ केवल समूह का चेहरा था। जैसे ही वे पेड़ों के बीच के रास्ते से लड़ाई के स्रोत की ओर चले, उन्हें एक स्थान पर 8 लोगों का एक समूह इकट्ठा हुआ। 5 जादूगरों का मुकाबला 3 अन्य से था। कुछ चेहरे परिचित थे, होन बी योन और फ्लेम। एक तरफ फ्लेम, हेवोन रियांग और एक अज्ञात लड़की थी, और दूसरी तरफ होन बी योन और उसके समूह के सदस्य थे। क्या बकवास है। मैंने पहले जादू चलाया और वह नीचे आ गया। बकवास। ये हमारे शिकार क्षेत्र में था। ये हमारा है। झगड़े के कारण पर एक त्वरित नजर डालने पर एक बड़ी शिकारी मछली का शव सामने आया, जो एक असाधारण दुर्लभ जोखिमतीन प्राणी है। ये स्पष्ट था कि कोई भी पक्ष ऐसी बेशकीमती हत्या को छोड़ना नहीं चाहता था। होन बी योन, ईजेल ने हल्के से अपने होंठ काटे। होन बी योन की बहन ने उन जादुई शूरवीरों का नेतृत्व किया जिन्होंने उसके पिता को मार डाला था। हालांकि, उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने जैसी कोई मूर्खतापूर्ण बात नहीं की। अब समय था अपने नुकीले दांतों को छुपाने और चुप रहने का। मुझे आशा है कि हम आसानी से वहां से गुजर सकेंगे। फ्लेम और होन बी योन एक ही कक्षा में थे, फिर भी वे एक दूसरे के साथ अजीब महसूस करते थे। हालांकि, कोई भी स्थिति को अकेला छोड़ने में असमर्थ था। रुको जूनियर्स, चलो शांत हो जाएं और इस बारे में बात करें। हाँ, ये क्लब का प्रमुख काशिफ था। आह, वह आदमी सचमुच। अब उसे क्या हो गया है? बान डी योन चिढ़े हुए लग रहे थे, और डॉक चेओलगुआन हैरान दिख रहे थे, लेकिन काशिफ मूड को नहीं पढ़ सके। वो हस्तक्षेप करना चाहता था क्योंकि जूनियर्स, जो बेहद सुंदर थी, बहस कर रही थी। क्या कोई समस्या है? यदि आपको कोई चिंता है, तो मुझे बताएं। वरिष्ठ, बस चुप रहो और चलते रहो। क्या स्टेला पदानुक्रम में कुछ अपवाद थे, जिन्हें आकाश गिरने पर भी संरक्षित किया जाना चाहिए? एडोलेविड की राजकुमारी होन बी योन अपने वरिष्ठों के अप्रिय शब्दों को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थी। फ्लेम ने अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं की, हालांकि वह खुश नहीं दिखी। तुम ऐसे वरिष्ठ से कैसे बात कर सकते हो? जैसे ही काशिफ अपनी वरिष्ठता का दिखावा करना शुरू कर देगा, इस डर से आइजेल जोर से आह भरने ही वाला था कि कुछ हुआ। एक अजीब, डरावनी अनुभूति उसके शरीर पर हावी हो गई। काफी भरोसेमंद बान डी योन को अजीब भावना के बारे में चेतावनी देने का प्रयास करते समय उसने एक अंतर देखा। चरमराहट, दरार, दर्जनों कंकाल हाथ जमीन से उभरे और आगे बढ़े। उपस्थित सभी लोगों को जल्द ही मामला समझ में आ गया। एस कंकाल, नेक्रोमेंसी, सबसे शक्तिशाली और भयानक जादू, ने मृतकों के अवशेषों को वापस जीवित कर दिया था। कहानी खत्म। अलविदा।